हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुकेयर 247। यह हमारा नया सीरीज है डेली करंट अफेयर्स विथ एमसीक्यूज। इसमें हम एमसीक्यूज की मदद से डेली का करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे जो कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, लाइव मिंट और बिन स्टैंडर्ड पे बेस्ड होंगे। इस सीरीज से आपको सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन एंड ईपीएफओ एग्जामिनेशन के करंट अफेयर्स के प्रश्न को सॉल्व करने में काफी मदद मिलेगा। यह काफी इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाला है बिकॉज आपके हर दिन का करंट अफेयर्स एमसीक्यूज की मदद से आसानी से रिवाइज हो जाएगा। इस लेक्चर का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एडुकेयर 247 ने यूपीएससी ईपीएफओ के लिए कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स लॉन्च किया है। इस कोर्स में हम टॉपिक वाइज नोट्स प्रोवाइड करते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक के वीडियोस प्रोवाइड करते हैं और टॉपिक वाइज आपको एमसीक्यूज प्रोवाइड किया जाएगा। आपके लिए लाइव डाउट सेशन भी लिया जाएगा जहां आप आसानी से अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। अभी हमारे कोर्स पे डिस्काउंट चल रहा है, लॉकडाउन के कारण आप ईपीएफओ कोड यूज कर सकते हैं और आपको 1000 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा इस कोर्स पे। तो आपके कोर्स की फीस जो है वो 1999 हो जाएगी और आप इस कोर्स को हमारे वेबसाइट educare247.com पे विजिट करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, विथ रेफरेंस टू द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है, एनी फर्म with investment up to 1 crore and turnover up to 5 crore will be classified as micro। दूसरा स्टेटमेंट है, द कंपनी with investment up to 10 crore and turnover up to 100 crore will be classified as small and firm with an investment up to 20 crore and turnover up to 200 crore will be classified as medium। आपको यह बताना है कि इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन से स्टेटमेंट सही है। तो इसका आंसर है ए, बस पहला स्टेटमेंट सही है, जो दूसरा स्टेटमेंट है वो गलत है। इसमें जो स्मॉल इंडस्ट्रीज का डेफिनेशन है वो गलत है। इसके डिटेल को समझते हैं। अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने एमएसएमई सेक्टर के लिए काफी रिफॉर्म अनाउंस किए हैं, उसके डिफिनेशन को भी चेंज किया है। गवर्नमेंट ने पहले जो मीडियम इंडस्ट्रीज का डिफिनेशन दिया था उसमें इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ से कम होने की बात कही थी और टर्नओवर 100 करोड़ से कम होने की बात कही थी, बट गवर्नमेंट ने इसे फर्दर रिवाइज किया है और जो इसका इन्वेस्टमेंट लिमिट है उसे बढ़ा करके 50 करोड़ कर दिया है और टर्नओवर 200 करोड़ कर दिया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है इस सेक्टर के रिवाइवल के लिए। जो नया डिफिनेशन है उसमें जो स्मॉल इंडस्ट्रीज होंगे उनका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा वो 10 करोड़ से कम होगा और जो टर्नओवर होगा वो 50 करोड़ से कम होगा। माइक्रो इंडस्ट्रीज के लिए जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए वो 1 करोड़ से कम होना चाहिए और टर्नओवर 5 करोड़ से कम होना चाहिए। ये पुराने डेफिनेशन थे, उसको फर्दर रिवाइज करके ये नया डेफिनेशन दिया गया है। गवर्नमेंट ने लोन गारंटी स्कीम भी जारी की है एमएसएमई सेक्टर के लिए। 3 लाख करोड़ का लोन गारंटी स्कीम है, तो इससे इस सेक्टर को बूस्ट मिलेगा। हमने एमएसएमई सेक्टर का इंडियन इकोनॉमी में क्या रोल है उस पर एक वीडियो भी बनाया है, तो आप हमारे चैनल में उस वीडियो को देख सकते हैं। आपका अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द लार्जेस्ट पाम ऑयल प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। आपको यह बताना है कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पाम ऑयल किस कंट्री के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। तो इसका आंसर है ए, इंडोनेशिया। इसके डिटेल को इस क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट यह है कि भारत मलेशिया से पाम ऑयल की खरीदारी करेगा 4 महीने के गैप के बाद। इसके पहले भारत खरीदारी करता था लेकिन 4 महीने से कोई खरीदारी नहीं हो रही थी। दोनों देशों के बीच खींचातानी चल रही थी, बट अब यह खींचातानी खत्म हो गई है और भारत फिर से जो पाम ऑयल का खरीदारी था उसे रिज्यूम करेगा। बदले में मलेशिया भारत से 1 लाख टन राइस खरीदेगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो भारतीय इंपोर्टर्स हैं उन्होंने 2 लाख टन क्रूड पाम ऑयल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है मलेशिया के साथ, जो कि जून और जुलाई में शिप किया जाएगा। मलेशिया पाम ऑयल का वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडोनेशिया के बाद। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इंडिया वर्ल्ड का बिगेस्ट एडिबल वायर्ड इंपोर्टर है और मलेशिया का टोटल 2/3 जो इंपोर्ट है वो भारत करता है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 2019 में भारत ने 4.4 मिलियन टन का इंपोर्ट किया था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आपका अगला सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आपका पहला स्टेटमेंट है, इट इज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। सेकेंड स्टेटमेंट है, द टैक्स इज लेविड ओनली फॉर वैल्यू एडिशन।
तीसरा स्टेटमेंट है इट रिड्यूसेस द कैस्काडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स। आपको यह बताना है कि इन तीनों स्टेटमेंट में से जीएसटी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं। इसके डिटेल को फर्दर एनालाइज करते हैं। इस क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट यह है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जीएसटी में किसी तरह का एग्जम्पशन देने के लिए राजी नहीं है। बहुत सारे इंडस्ट्रीज ने जीएसटी में एग्जम्पशन की मांग की थी। जीएसटी में एग्जम्पशन देने के बहुत सारे घाटे हो सकते हैं। इससे जो हमारा स्टेट का फाइनेंस है वो बुरी तरह से प्रभावित हो सकता है। साथ ही साथ ये इनपुट जो टैक्स क्रेडिट है उसको ब्लॉक करेगा। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग पे जीएसटी लगाते हैं और फाइनल प्रोडक्ट पे नहीं लगाते हैं तो इससे जो मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाएगा और इससे मैन्युफैक्चरिंग के जो कंप्लायंस बर्डन है वो भी बढ़ जाएंगे, बिकॉज उनको सेपरेट अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा जिन गुड्स पे इनपुट टैक्स क्रेडिट उन्हें मिलेगा और जिन पे नहीं मिलेगा। तो एक प्रोसेस को काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड कर सकता है। इस कारण से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने यह सोचा है कि इस पे किसी तरह का एग्जम्पशन नहीं दिया जाएगा। साथ ही साथ जीएसटी जो एग्जम्पशन है वो इंपोर्ट्स को इंटेंसिफाइज करेगा और जो इंपोर्टेड गुड्स हैं वो चीपर हो जाएंगे लोकल गुड्स से, जिससे हमारा जो ट्रेड बैलेंस है वो भी बिगड़ जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके पहले भी देखा गया है जब सैनिटरी नैपकिन पे जीएसटी एग्जम्पशन दिया गया था उस समय डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर जो थे वो काफ़ी बुरी तरह से प्रभावित हुए थे। उनका जो प्रोडक्ट था वो कॉस्टली हो गया था और वो इंपोर्टेड प्रोडक्ट से compete नहीं कर पा रहे थे। तो इन सब स्थितियों को देखते हुए फाइनेंस मिनिस्ट्री यह डिसाइड कर रहा है कि वो शायद एग्जम्पशन नहीं देगा। आपका अगला सवाल है विथ रेफरेंस टू द 73rd वर्ल्ड हेल्थ असेंबली कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली इज द डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड स्टेटमेंट है द हेल्थ असेंबली इज हेल्ड एनुअली इन न्यूयॉर्क। आपको यह बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। जो पहला स्टेटमेंट है वो सही है, सेकेंड स्टेटमेंट गलत है। इसके डिटेल को समझने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट यह है कि भारत के हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ने 73rd वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू पार्टिसिपेट किया। यह जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है यह WHO की हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है और इसमें जो भी WHO के मेंबर कंट्रीज हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं और इसमें स्पेसिफिक हेल्थ एजेंडा प्रिपेयर किया जाता है और एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो होता है वो एजेंडे पे साइन करता है। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉडी है और यह जो WHO की पॉलिसीज होती हैं उसे भी बनाती है। साथ ही साथ यह डायरेक्टर जनरल को अपॉइंट करती है, फाइनेंशियल पॉलिसीज भी बनाती है और जो भी प्रपोज्ड बजट होते हैं उन्हें यह रिव्यू करती है। हेल्थ असेंबली हर साल जेनेवा में ऑर्गेनाइज किया जाता है और इसमें 100 से ज़्यादा कंट्री भाग लेते हैं। इंडिया भी उनमें से एक कंट्री है। इस बार यह डिसाइड किया गया है कि जो हमारा कोविड-19 का पेंडेमिक है उस पे वर्ल्ड वाइड एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होगी और देखा जाएगा कि इस ग्लोबल पेंडेमिक के क्या रीजन है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण डिसीजन लिया गया है इस वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में। आपका अगला सवाल है व्हाट इज mRNA 1273 रिसेंटली सीन इन न्यूज। आपको यह बताना है कि mRNA 1273 क्या है जो कि हाल ही में न्यूज में था। तो ये वर्किंग नेम है ड्रग का जो कि मॉडर्नास कंपनी के द्वारा बनाया जा रहा है और यह ड्रग कोरोना वायरस के लिए बनाया जा रहा है। इसके डिटेल को समझते हैं। अभी इस क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट यह है कि अभी हाल ही में यूएस का स्टॉक मार्केट काफी ऊपर गया इस न्यूज के बाद कि mRNA 1273 जो वैक्सीन है कोरोना वायरस के अगेंस्ट यह काम कर रही है। इस ड्रग को यूएस की फार्मास्यूटिकल कंपनी मॉडर्ना बना रही है और यह अभी क्लिनिकल ट्रायल के फेज 1 में है। यह काफी इंपॉर्टेंट ड्रग हो सकता है। इसे यूएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीज के यहाँ ट्रायल किया जा रहा है। mRNA जो इसका नेम है वो मैसेंजर RNA के तहत है जो कि जेनेटिक फॉर्मूला है कोडिंग स्पेसिफिक प्रोटीन का। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा, जब स्पेसिफिक प्रोटीन का कोडिंग किया जाता है तो उसे mRNA के द्वारा ही किया जाता है। और यह जो ड्रग बन रहा है इसमें M नाम इसलिए दिया गया है बिकॉज सिमिलर प्रोटीन जो कि कोविड-2 का प्रोटीन है इंट्रोड्यूस किया जाता है बॉडी में और बॉडी को पता चल जाता है कि जो वायरस है इसी तरह से दिखता है तो एंटीबॉडीज बॉडी आसानी से प्रिपेयर कर लेता है। तो ये इनोवेटिव टेक्निक से इस ड्रग को डेवलप करने का प्रयास किया जा रहा है और इसके जो इनिशियल ट्रायल है वो भी काफ़ी उत्साहजनक है। तो होपफुली हम जल्द ही कोरोना के अगेंस्ट वैक्सीन बनाने में सफलता पा लेंगे और जिससे वर्ल्ड का जो ये पेंडेमिक है वो समाप्त हो पाएगा।
होप यू हैव enjoyed द वीडियो. इफ यू हैव enjoyed द वीडियो, लाइक शेयर एंड कमेंट, एंड हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें, एडुकेयर 247. थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग.